हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्राचीन इतिहास किया था बिहार स्पेशल का। आज हम मध्यकालीन इतिहास करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला है कि बख्तियार खिलजी ने 1197 से लेकर 1206 यानी 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण कर कर उसको जीत लिया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये था बख्तियार खिलजी, वो क्या था, वो एक सेना कमांडर था उसका, और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। 1225 में इल्तुमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था, है ना। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 से गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। फिर बिहार के तिरहुत क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विलय कर लिया गया। इसका नाम तुगलकपुर कर दिया गया। 1398 से लेकर 99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार के वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि 1495 से लेकर 96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा की। शेरशाह जो था उनका जन्म हुआ था 1572 में। बचपन का नाम फरीद था, और जो पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शिक्षा जौनपुर में उन्होंने प्राप्त की थी। बहार खान लोहनी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। मोहम्मद शाह बहार खान लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बीवी दूदू बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया। ठीक है। 1529 में क्या होता है कि महमूद लोदी की तरफ से घाघरा शुद्ध में युद्ध आएगा। यहाँ पे युद्ध में भाग लिया गया। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ले ली उसने। आगे फिर 1530 में लाड मालिका यानी चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह कर लिया। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित कर दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। (1540) में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। 1543 में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मारा और कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 में मेवाड़ विजय किया। 1545 में कलिंजर अभियान के घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकार थी। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकार में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकार जो थे उसके पास कितने थे, 63 हो गई। सरकार का प्रशासन शिकेदारन एवं मुशीफान द्वारा चलाया जाता था। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब आगे है कि अब्बास खान सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। तो किसने लिखी है? अब्बास खान सरवानी ने। उसने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद उसके पुत्र जलाला खां और इस्लाम शाह ने इससे शासक बना। 1574 से 75 में बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने आजीमुर शान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसके पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। फारूक शियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खान 1740 से लेकर 56 तक नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिट रहा होगा, मैं वापस रिपीट करता हूँ। गरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खान, है ना, 1740 तक आ गए हम, 56 में नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 में शिरजा अब्दुल्ला अलवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना।
23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया और 28 जून 1757 को मिर्जापुर बंगाल का नवाब बना। अब हम चलते हैं आधुनिक इतिहास पे, बिहार के आधुनिक इतिहास पे। तो पटना में पहला डच बार में अंग्रेज आए, तो पहली बार है ना डच आए, पहली डच बार में, अच्छा डच बार में अंग्रेज आए। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों में अफीम की कोठी हुआ करती थी, ठीक है। फिर जो सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि का यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1763 में मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी है ना पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम वगैरह में। 19 जुलाई 1963 में मीर कासिम को एडम्स ने करवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उद्धवनौला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। फिर क्या हुआ, 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित कर दी गई। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासक बन गई। प्रमुख विद्रोह, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760 से 61 में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल्ला वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरावली ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक। अब अगला है फराजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था। नुनिया विद्रोह शोरा उत्पादक से जुड़ा था। लोटा विद्रोह जेल के कैदियों का विद्रोह था। अब है वर्ष, विद्रोह और प्रमुख क्षेत्र, फिर उसके नेतृत्वकर्ता और विशेषताएं। तो 1767 से 77 में ढाल विद्रोह हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। इसके नेता कौन थे, राजा जगन्नाथ ढाल। फिर है 1769 में 1805 में चुआर विद्रोह, रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पतार आदि। फिर 1770 में 71 से चेरो विद्रोह हुआ पलामू में। तो चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुआ। फिर एक हुआ 1771 में भोक्ता विद्रोह, है ना, तो पलामू जयनाथ सिंह, चेरो विद्रोह का पूरा घटना। फिर 1772 से लेकर 73 तक घटावाल विद्रोह, हजारीबाग मुकुंद सिंह। 1772 से लेकर 82 तक पहाड़िया विद्रोह हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करने वाले थे जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी। 1782 से लेकर 1821 तक तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विष्णु मानकी। 1789 में दुखन मुंडा, 1807 में ठाकुर विश्वनाथ सिंह, 1796 में। फिर क्या है 1784-85 में तिलका विद्रोह, राजमहल क्षेत्र, तिलका मांझी, है ना, इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता था। 1806 से लेकर 19 तक चेरो आंदोलन पलामू डिस्ट्रिक्ट में भूषण सिंह ने किया था। 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू को अपने पृथक शासन के अंतर्गत लाया। 1820 से लेकर 21 में हो विद्रोह, कोल्हान, है ना, इसके नेतृत्व करते थे पोटो सरदार। 1831-32 में कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम, है ना, तो यहाँ पे ये सिंगरई मानकी, सुंगरा मुंडा, बुद्ध भगत, बिंद्रई मानकी। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ, बड़ा भूम, वीरभूम, गंगा नारायण। अंग्रेजों ने इस गंगा नारायण को हंगामा कहा था। 1855 से लेकर 56 तक में संथाल विद्रोह, संथाल परगना, सिद्ध, कन्हू, चांद, भैरव, इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। 1858 से लेकर 95 तक क्या है, सरदारी लड़ाई, यानी छोटा नागपुर, कोल सरदार, इसे मुल्की मातृभूमि या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। यह विद्रोह कोलों की जमीन
को दूसरे लोगों से हथियार लिए जाने का परिणाम था। ठीक है, अब हम कुछ बचे हुए विद्रोह भी कर लेते हैं। 1874 में हुआ खरवार आंदोलन। सुल्तान परगना में भगीरथ मांझी, मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी खरवार संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एक ईश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य व एवं दुर्गा पूजा करने के अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर था। मद्य निषेध, नाच गान पर प्रतिबंध आदि था। सफाहोर आंदोलन, लाल हेमब्राम लाल बम्बा, यह आंदोलन खरवार आंदोलन की एक उपधारा थी। चरित्रात्मक शुद्धता पर बल। अगला है 1899 से लेकर 1900 तक मुंडा विद्रोह। दक्षिण रांची में हुआ बिरसा मुंडा द्वारा। 1914 से टाना भगत आंदोलन, जतर भगत, सिद्ध भगत एवं अन्य। 1931 में हरि बाबा आंदोलन, सिंहभूम टुकाओ हरि बाबा। अब चलते हैं कोल विद्रोह। जो ये कोल विद्रोह है ना, ये बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह में केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह में तत्कालीन कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारियों को छीनकर सिखों को दे दिया गया। जना है उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। डिकुओं मतलब जो बाहर से आए थे द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुंगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जल्द यह विद्रोह क्या हुआ? जल्द यह विद्रोह एक हिंसक रूप में ग्रहण कर समस्त क्षेत्रों में फैल गया, परंतु अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन है ना 13 है का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गड़िया, रामगढ़ और कोढ़ुआ के भूतपूर्व रामगढ़ जिला से अलग करके इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। फिर इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दी गई और इस पद पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्सन थे। यह वही विल्सन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन पर में अग्रणी भूमिका निभाई थी और आगे जनसाधारण में जो कुसुम साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विल्सन रूल बनाया जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया। अगला टॉपिक है संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था जमींदारों द्वारा शासन की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालनों का शोषण, पुलिस व न्यायालय पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवाहन के बीच में रेल बिछाने के कार्य से संथाल में से बेगारी करवाना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? दिकुओं को भगाना। दिकुओं मतलब जो बाहर से अंग्रेज आए थे, कोई भी बाहर से आए थे जो वहाँ का लोकल नहीं था, को भगाना। विदेशी शासन का अंत करना, आबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। विद्रोही का आरंभ 30 जून 1855 को भगिनीडीह के संथाल प्रतिनिधि एकत्रित होकर के विद्रोह का निर्णय हुआ। इस बैठक में सिद्धू के राजा, कन्हू के मंत्री, चांद के को प्रशासक तथा भैरवी का सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिला ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूल और झानों के रूप में मिलता है। इस विद्रोह के प्रसार भागलपुर में वर्धमान तक हो गया था। बराहाइत विद्रोह का मुख्य केंद्र था। दमीने को में सिद्ध, कान्हू, चांद, भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन मांझी, भैरव मांझी ने तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों का निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता का विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो का विद्रोह का दमन हेतु
भेजा गया, जिन्हें पीर पौती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य रेक कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, जो इस कार में लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड सहयोग प्रदान किया गया। दिसंबर 1855 में क्या होता है, सिद्धू को पकड़ के फांसी दी जाती है और चांद भैरव को मार दिया जाता है। अतः फरवरी 1856 में कन्हू को पकड़ करके भगनीडीह गांव में फांसी दी जाती है। इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किए, है ना। एलिस एडम्स रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवधर, गोंडा एवं राजमहल 4 जिले थे। साथ ही वर्ष 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों को का अधिकार पुनः बहाल किया गया। संथाल परगना क्षेत्र के शासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल का सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था की लागू करके आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान की पुलिस की शिकायत दी गई। संथाल विद्रोह की महत्ता को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इस भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन की तो नहीं उखाड़ पाया, पर सफाहोर आंदोलन का जन्म देने के कारण अवश्य बना। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मुंडा विद्रोह से शुरू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।